हो दो कृष्णेंदु फालर गाड़ी ईवीएम बाबा कैसे गाड़ी नंबर हो देखो না না আর দেওয়া না ফুটানিতে ফোন করুন আমার কাছে নাম্বার তো নাই দে ভিডিও গাড়ি লাগার থাকতো एसपीडीसी ने फोन करो नमस्कार दोस्तों, ये शोर और हंगामा चोरी किए जा रहे लोकतंत्र को पकड़ने का है। एक ऐसा लोकतंत्र जो भारत में मशीन के भीतर जा छुपा है और उस लोकतंत्र की अगर चोरी हो जाए और उसे जनता ही पकड़ ले और जनता कहे कि लोकतंत्र का मतलब तो हमारा वोट होता है, लेकिन हमारा वोट जिस मशीन में कैद है और वही चोरी हो गया, तो उसके बाद तो हंगामा मचना ही है। तो यह ईवीएम की चोरी और उस गाड़ी की मौजूदगी का एहसास असम की सड़कों पर देर शाम तब हुआ जब इसकी जानकारी मिली कि दरअसल यह गाड़ी और किसी की नहीं है, बल्कि एक ऐसे बीजेपी के उम्मीदवार की है जो खुद चुनाव मैदान में है। 2016 में यह शख्स चुनाव भी जीता था, लेकिन उसी की गाड़ी के भीतर ईवीएम की मौजूदगी और उसके बाद असम से लेकर या कहें गुवाहाटी से लेकर दिल्ली तक जो शोर मचा, उसमें पहली बार कुछ ऐसा लगा कि दरअसल लोकतंत्र को कोई भी इस देश में चुरा सकता है, और अगर चुराने के बाद पकड़ में ना आए तो फिर वह सत्ताधारी हो सकता है, और अगर पकड़ में आ जाए तो उसके बाद 2-4 अधिकारियों को सस्पेंड कर मामले को रफा दफा किया जा सकता है। गजब का लोकतंत्र है ये, क्योंकि जिस उम्मीदवार की गाड़ी से यह ईवीएम की मशीन मिली, उस उम्मीदवार ने जब चुनावी हलफनामे में इस बात का जिक्र किया था कि दरअसल यह गाड़ी हमारी है, तो पहले इस हलफनामे को देख लीजिए। तो यह वो हलफनामा है जिसे चुनाव के वक्त कृष्णेंदु पाल ने भरा, करीमगंज जनपद, पाथरखेड़ी विधानसभा, और इन्होंने अपने हलफनामे में अपनी संपत्ति का भी जो जिक्र किया वह 5,42,85,559 रुपए है। और उसके भीतर जिस गाड़ी में ईवीएम मशीन मिली उसकी भी तस्वीर देख लीजिए, क्योंकि AS10B0022 बोलेरो गाड़ी, उसका बाकायदा इन्होंने जिक्र किया कि यह उन्हीं के नाम पर गाड़ी है। तो हलफनामा आपके सामने है, और हलफनामे के जरिए आप ये जान गए कि जिस बोलेरो गाड़ी में ईवीएम की मौजूदगी थी वो गाड़ी बीजेपी के उम्मीदवार की है। सवाल यह नहीं है कि यह पहली बार हुआ है या यह आखिरी बार हुआ है। सवाल यह है कि दरअसल इस देश में लोकतंत्र का मतलब अगर जनता का वोट है, और वोट के आश्रय इस बात का लोकतंत्र को जीते हुए ऐलान किया जाता है कि कोई गरीब रईस, किसी भी जाति का व्यक्ति, किसी भी धर्म का व्यक्ति भारत में अगर वोटर है तो उसका वोट एक बराबर है, और वह अपने वोट के जरिए अपने नुमाइंदे को चुनता है, और वही नुमाइंदा विधानसभा या लोकसभा में बैठकर इस देश का कानून बनाता है। लेकिन कानून बनाते वक्त अगर सत्ता को इसका एहसास हो जाए कि दरअसल इस लोकतंत्र का पाठ और उसकी परिभाषा उसे ही गढ़नी है, तो फिर टेक्नोलॉजी में हेरफेर का क्या मतलब होगा? यह तो लोकतंत्र को हड़प लेना होगा। लेकिन लोकतंत्र के ठीक समानांतर लोकतंत्र की चोरी, वह भी ईवीएम मशीन के जरिए। तो दरअसल भारत के भीतर ईवीएम को लेकर शोर कोई आज से नहीं मचा है। 2009 में पहली बार लाल कृष्ण आडवाणी ने यह सवाल खड़ा किया था, और सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि दरअसल यह होलसेल फ्रॉड सिस्टम है। और उसके बाद बीजेपी के ही जीवीएल नरसिम्हन है, उन्होंने किताब लिख डाली। उस किताब के शब्द जो उन्होंने 2010 में लिखे थे, उसके शब्द बहुत साफ हैं। मशीनों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। भारत में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम इसका अपवाद नहीं है। ऐसे कई उदाहरण हैं जब एक उम्मीदवार को दिया वोट दूसरे उम्मीदवार को मिल गया, या फिर उम्मीदवारों को वो मत भी मिले जो कभी डाले ही नहीं गए। यह बीजेपी के नेता की किताब का वह अंश है जो यह बताने के लिए काफी है कि बीते 10 बरस के भीतर इस देश के भीतर में जितने भी चुनाव हुए, उसमें संदेह की सुई बार बार ईवीएम की दिशा में क्यों गई। लेकिन उसके आगे का सवाल असम की इस घटना से जुड़ गया है, जिसमें
यह तो किया गया कि 2-4 अधिकारियों को हटा दिया गया। यह तो कहा गया जिस इलाके में ईवीएम की इस मशीन की मौजूदगी थी वहां दोबारा वोटिंग करा लेंगे। लेकिन यह कहने से हर कोई बच गया कि दरअसल ईवीएम के जरिए लोकतंत्र को जीने का मतलब कहीं लोकतंत्र को हड़प तो नहीं लेना है। क्योंकि भारत के भीतर में चुनाव आयोग को लेकर सवाल कई स्तर पर कई बार लगे हैं। भारत के भीतर में चुनाव आयोग के समानांतर राजनीतिक दलों की पेटियों में जो पूंजी पहुंच जाती है अलग अलग माध्यमों से, उसको लेकर सवाल भी कई मौकों पर कई दृष्टि से उठाए गए हैं। इतना ही नहीं बल्कि चुनाव के वक्त जो पैसे का बोलबाला रहता है उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट तक आवाज पहुंची है। लेकिन सवाल है, पहली बार एक ऐसी परिस्थिति इस देश में बन रही है जहां पर अपराधीकरण राजनीति का होता है, वह सवाल नहीं है। पहली बार पैसे का बोलबाला रहता है, सवाल वो नहीं है। सवाल यह है इस देश के भीतर में वोटर जो वोट डालता है उसकी कोई हैसियत भी इस लोकतंत्र में है या नहीं है। या फिर जिसने जान लिया समझ लिया कि ईवीएम को अपने अनुकूल कैसे करना है या ईवीएम उसके अनुकूल कैसे हो जाएगा, तो उसके बाद उसके लिए चुनाव का क्या मतलब होगा। यानी जनता 5 साल चाहे इंतजार करे, जनता चाहे पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो का इंतजार करे, जनता चाहे भाषणों का इंतजार करे, जनता चाहे मीडिया की रिपोर्टिंग का इंतजार करे, जनता चाहे सोशल मीडिया के आसरे सही तथ्यों को परखने की स्थिति में खुद को लाने का प्रयास करे, ये सारी चीजें कोई मायने नहीं रखती है अगर इलेक्शन के मैकेनिज्म को कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने अनुकूल कर ले तो। यह सबसे बड़ा सवाल हो चला है कि भारत में अगर किसी राजनीतिक सत्ता को डर नहीं लगता है कि चुनाव में वो हार जाएगी, तो इसका मतलब यह मीडिया के जरिए अगर बताया जाता है कि उसने शानदार काम किया है और लोगों की जमीन के नीचे रेड कारपेट बिछा दी है, आसमान में चकाचौंध भरी बारिश कर दी है और हर कोई बहुत सुखी है, लेकिन इसके समानांतर की परिस्थितियां, अगर रेड कारपेट की जगह ऊबड़ खाबड़ जमीन है, 2 जून की रोटी मुहैया ना हो पा रही हो, इसके लिए संघर्ष है, रोजगार नहीं है, स्थिति ऐसी है कि किसानों को वाजिब दाम नहीं है और मजदूरों के पास काम नहीं है, डिग्रीधारी के लिए रोजगार नहीं है, बैंक खोखले होते चले जा रहे हैं, लेकिन ये सारे सवाल कोई मायने नहीं रखते हैं। इसलिए मायने नहीं रखते हैं क्योंकि इन सवालों को उठाने का कोई मतलब तो तब होगा जब कोई असर इलेक्शन में पड़े। इसीलिए इलेक्शन में भावनाओं को उभारा जाता है। कहीं धर्म के नाम पर नारे लगते हैं, कहीं जाति के नाम पर लोगों को मोह माया में अपने अनुकूल करने की परिस्थितियां बनाई जाती है और चुनाव के वक्त ऐसे मुद्दों से बचा जाता है जो इस देश की असल मुद्दों के साथ लोगों की जिंदगी का जुड़ाव होती हो। तो चाहे वो असम का चुनाव हो या बंगाल का चुनाव हो या फिर तमिलनाडु के भीतर घूम जाइए या केरल के भीतर जो बीजेपी सवाल उठा रही है, उन सवालों से 2-2 हाथ कर लीजिए, या फिर पुडुचेरी ही चले जाइए जो केंद्र शासित राज्य है, वहां पर भी प्रधानमंत्री के भाषण को सुनिए जो कहते हैं पहली बार अजूबा हो रहा है, राज्य का मुख्यमंत्री चुनाव में नहीं है तो वो हार गया। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें कोई डर नहीं है कि हम चुनाव हारेंगे। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें जनता किसी को भी वोट दे, वह वोट राजनीतिक सत्ता के अनुकूल हो जाएगा। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें ईवीएम के हेरफेर के साथ ईवीएम की चोरी और ईवीएम को बदलने की फिलॉसफी भी साथ चल सकती है अगर किसी तरह से किसी भी रूप में कोई चुनाव आयोग का अधिकारी सीधे तौर पर निगरानी करने की स्थिति में ना आया हो। टीएन शेषन का नाम क्यों लिया जाता है, या फिर कोई भी अगर कड़क प्रशासनिक अधिकारी होता है तो उसका नाम क्यों लिया जाता है। सवाल है जब अधिकारियों की नियुक्ति और उसमें कौन ऊपरी पद पर होगा वो अगर सत्ता तय करने लगे अपने अनुकूल बिसात बिछाकर, तो उसके बाद वह अधिकारी भी सत्ता के लिए काम करेगा। इसीलिए फिर लौटिए ईवीएम के एक ऐसे सवाल पर देश के 12 देश बड़े देशों के भीतर में ईवीएम को बंद कर दिया गया। और बीते दिनों अगर आपके जहन में यह सवाल आए कि कहां कहां, वेनेजुएला में 2017 में, अर्जेंटीना में, उसके बाद फिर इराक में 2018 में, यहां भी ये सवाल उठे। कुछ ने बंद कर दिया, कुछ ने सुधार की परिस्थितियों का जिक्र किया और एक बड़ा सवाल देश के अलग अलग हिस्सों में उठा है। और उससे पहले जाइएगा तो याद कीजिए अक्टूबर 2019
हरियाणा के बीजेपी कैंडिडेट थे, ईवीएम को टेम्पर्ड करने का आरोप था। इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, नोटिस भेज दिया। मई 2019 ईवीएम से लदा ट्रक पकड़ा गया था, हरियाणा में पकड़ा गया था, और उसी महीने में फरीदाबाद में ईवीएम को लेकर जो कुछ हुआ उसमें दोबारा चुनाव के ऑर्डर दे दिए गए। तो क्या किसी एक जगह पर ईवीएम की अगर चोरी हो जाए, किसी एक जगह पर अगर ईवीएम को अपने अनुकूल कर लिया जाए टेक्नोलॉजी के लिहाज से, अगर किसी एक जगह पर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो, तो क्या सिर्फ वही जगह होगी, या इस लोकतंत्र का जो बेस है उसको हिलाया जा रहा है टेक्नोलॉजी के जरिए? क्योंकि कुछ जगहों पर पकड़ा गया, वहां तो लोकतंत्र के चोर पकड़ में आ गए, लेकिन जहां नहीं पकड़ा गया वहां संभावना बरकरार है, आशंका बरकरार है। उस आशंका के बीच में चुनाव आयोग क्यों नहीं जाता है? चुनाव आयोग के भीतर यह सवाल कोई आज का नहीं है, 2014 में भी उठा था। उस समय कहा गया था कि वीवीपैट को साथ जोड़ दिया जाए। वीवीपैट का मतलब यह होता है कि जैसे ही आप ईवीएम का बटन दबाते हैं, उसके साथ लगी हुई मशीन में वीवीपैट की एक पर्ची निकलती है, कुछ सेकंड के लिए आपको दिखाएगी कि आपने जो बटन दबाया उस बटन के साथ वो व्यक्ति का नाम और चुनाव चिन्ह निकल कर आया, और फिर वो एक सीलबंद बक्से में चली जाती है पर्ची। यानी किसी को कोई शक हो तो उस पर्ची को खोल ले और उस पर्ची का मेल मिलाप उसके बाद दिए गए ईवीएम मशीन के वोट से जोड़ ले। लेकिन इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगर सारी मशीनों से इस रूप में चीज़ों को जोड़ देंगे तो तकरीबन 30,000 करोड़ का बजट हमको चाहिए। सरकार के पास 30,000 करोड़ का बजट नहीं है। यानी इस देश में लोकतंत्र के आश्रय जब सरकारें बनती है तो वही सरकार कहती है कि लोकतंत्र पुख्ता तरीके से बचा रहे और लोकतंत्र वाकई सीलबंद है, इसके लिए उसके पास बजट नहीं है। लेकिन इस लोकतंत्र को डिस्ट्रॉय करके इस देश के कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस को अपने अनुकूल करने की परिस्थितियां पैदा करने के लिए वक्त भी है, हथियार भी है, औजार भी है और बजट भी है ना कमाल की चीज। क्योंकि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन की जरूरत रही बजट को लेकर, वह अगर पूरी नहीं होती है और उसके भीतर एक सवाल यह निकल कर आता है कि लगातार लोकतंत्र अगर छिटपुट अवस्था में कई जगहों पर पकड़ा गया तो फिर इसके मतलब मायने क्या माने जाएं? क्या इस पूरे लोकतंत्र को अगर सिस्टमेटिकली कोई अपने अनुकूल करना चाहे और वो सत्ता में हो, तो फिर क्या चुनाव आयोग से जुड़ा अधिकारी और क्या उस इलाके का डीएम और क्या एसपी, किसी की भी क्या हैसियत होगी? क्योंकि इलेक्शन के पीरियड में पूरी की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था पर निगरानी चुनाव आयोग की होती है। और चुनाव आयोग जिस तरीके से इस चुनाव को ही अगर आकलन कर लीजिए, पश्चिम बंगाल का ही एनालिसिस कर लीजिए, यह सवाल बार बार उठ रहा है कि पश्चिम बंगाल में ऐसा क्या हो गया जिसमें 8 फेज में चुनाव कराने पड़े। महत्वपूर्ण यह नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि एक परसेप्शन बनाया जाता है। इस परसेप्शन में जो सत्ताधारी पार्टी है वह पहले अपनी जहां पर उसको बढ़त मिल सकती है उसको पहले फेज में करती है। इसीलिए पश्चिम बंगाल के चुनाव को कई हिस्सों में बांटा गया, डिस्ट्रिक्ट को बांटा गया, 1-2 नहीं 3-3 हिस्सों में डिस्ट्रिक्ट को बांटा गया। यानी एक ही जिले में 3 फेज में चुनाव होंगे, ऐसी परिस्थिति भी लाई गई। ये इसलिए लाई गई कि मनोवैज्ञानिक तरीके से शुरुआत में जिसकी बढ़त होगी वह बढ़त आने वाले वक्त में कंटिन्यू कर जाए। क्योंकि हर जनता को शायद हर पॉलिटिकल पार्टी एक सरीखी लगती हो। जनता के जहन में सवाल हो, चलो ये नहीं तो वो सही, तो ये जीत रहा है तो उसी के पक्ष में चले जाएं। और इसके लिए एक बड़ी भूमिका मीडिया की होती है। मीडिया जब अपने तौर पर काम करती है तो वह सत्ता अनुकूल होकर अगर बताना शुरू करती है तो जनता के जहन में रहता है कि मीडिया का काम तो निगरानी करना है, मीडिया का काम तो फैक्ट्स को बताना है, मीडिया का काम तो क्रिटिकल होकर सवाल करना है। लेकिन यहां पर सवाल नहीं है, क्रिटिकल स्थितियां नहीं है, तो फिर सब कुछ सत्ता के अनुकूल होगा। यानी फिर से एक उस भावनाओं का उभार के साथ लोकतंत्र को जीने की प्रक्रिया में परिस्थिति ले आएगी जहां पर इस बात का जिक्र होगा ईवीएम है तो क्या हुआ, ईवीएम कोई गलत तो नहीं। और बैलेट पेपर गिनने में तो 40 घंटे लग जाते थे और अब तो 5 घंटे में किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिजल्ट झटके में आ जाएगा। तो 40 घंटे क्यों लगाए जाएं? टेक्नोलॉजी है उसको 5 घंटे में ले आया जाए। और जब हम लोग आधुनिक दिशा में बढ़ रहे हैं और हम लोग टेक्नोलॉजी पर आश्रित हो रहे हैं तो टेक्नोलॉजी के जरिए चुनाव कराने में क्या दिक्कत है? यहीं से असल सवाल शुरू होता है। अगर डेमोक्रेसी टेक्नोलॉजी पर निर्भर है और टेक्नोलॉजी के साथ होलसेल फ्रॉड की स्थिति लाई जा सकती है
तो फिर डेमोक्रेसी कहां रही? और अगर डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ इसलिए हो रहा है क्योंकि वह टेक्नोलॉजी के जरिए चल रही है और टेक्नोलॉजी को अपने अनुकूल कोई भी कर सकता है, यानी जो सत्ता में रहे वो कर सकता है, तो फिर मतलब बहुत साफ है कि दरअसल डेमोक्रेसी को सत्तानुकूल बनाने के लिए भी एक नई बिसात भारत में बिछती चली जा रही है क्या? यह भी एक सवाल है। इसीलिए कई स्तर पर अगर ईवीएम को लेकर सवाल है तो इस देश में क्या 5 घंटे और क्या 40 घंटे और क्या बजट का जिक्र हो रहा है? बजट बैलेट पेपर के जरिए जो बजट होता है, ईवीएम मशीन के जरिए उस बजट से बढ़ोतरी हो गई है। वीवीपैट के लिए जो 30,000 करोड़ रुपए मांगे जा रहे हैं, 30,000 करोड़ रुपए कितनी बड़ी रकम है एक लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए। यानी अगर आपको टेक्नोलॉजी पर भी जाना है, जब हम आपसे जिक्र कर रहे थे तो यही सवाल उठा था अर्जेंटीना में, और अर्जेंटीना में वीवीपैट को सारी चीज़ों से जोड़ दिया गया क्योंकि भारत के भीतर याद कीजिए भिंड में क्या हुआ था, कलेक्टर की मौजूदगी में बटन कहीं दबा रहे हैं, निकल रहा है कमल का फूल। यह परिस्थिति क्यों निकल रही थी और यह परिस्थितियां क्यों हो रही थी? ये सारे सवाल इसलिए बड़े महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इस डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ करने की परिस्थिति इसलिए बड़ी होती चली जा रही है कि पॉलिटिशियंस पर लोगों का भरोसा नहीं है और पॉलिटिशियंस कुछ अच्छा करेंगे यह लोग मानने को तैयार नहीं है। शायद इसीलिए कृष्णेंदु पाल, जिनकी उम्र सिर्फ 47 बरस है, मई में उनका जन्मदिन है, 48 साल के हो जाएंगे, जो कि पाथरखेड़ी विधानसभा से लड़े और उनकी गाड़ी बोलेरो गाड़ी में जो ईवीएम पाई गई, उस ईवीएम के पाने के बाद उस इलाके में जहां पर वोटिंग वोटरों ने दी थी, अब वो जो दोबारा ईवीएम के पास जाएंगे तो क्या सोचेंगे? क्या हमारे पास कोई अल्टरनेटिव सोच नहीं है? क्या भारत का इलेक्शन कमीशन इतना कमजोर है या फिर राजनीतिक सत्ताएं इतनी मजबूत हो चली है कि अपने अनुकूल लोकतंत्र को गढ़ना सिखा दे? क्योंकि एक के बाद एक इस देश के भीतर में इंस्टीट्यूशन की जो भूमिका रही है सत्ता के लिए, यह भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन लोकतंत्र तो बचाइए, क्योंकि जब लोकतंत्र में वोटर की कोई हैसियत नहीं रहेगी, जनता की कोई हैसियत ही नहीं रहेगी, तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या होगा? आज बोलेरो गाड़ी में लोकतंत्र को चुराया ले जा रहा था। मई 2019 में भरे ट्रक में सिर्फ ईवीएम ही पकड़ में आए थे। इसके क्या मतलब है? 16 लाख ईवीएम भारत के चुनाव आयोग के पास है। हर ईवीएम में 2000 मैक्सिमम वोट डाले जा सकते हैं, यानी एक मशीन 2000 वोट आपके पास आ गए। उस 2000 वोट, ज़्यादातर बूथ पे सिर्फ 1500 से ज़्यादा वोट पड़ते नहीं हैं, 1500 मानकर चलें तो 1500 वोट एक मशीन में कैद है। उस मशीनों की तादाद को गिनते चले जाइए और किसी भी विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी में जो वोट होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख से ज़्यादा नहीं होते हैं। एवरेज निकालिएगा तो तकरीबन 2-2.5 लाख के भीतर ही चलते चले जाते हैं। तो इसके लिए कितनी ईवीएम मशीन को कितना मैनेज करना है, यह भी कोई हिसाब किताब बताने की ज़रूरत नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या वाकई डेमोक्रेसी स्टेक पर है? क्योंकि जिस किताब को बीजेपी के नेता ने 2010 में लिखा था, उन्होंने उसका नाम दिया था डेमोक्रेसी एट रिस्क। कैन वी ट्रस्ट अवर ईवीएम, ये उसका शीर्षक था। तो हम इसी बात से ख़त्म करें, इस किताब को दोबारा जीवित कीजिए और डेमोक्रेसी एट रिस्क शब्द इसलिए लेकर आइए क्योंकि डेमोक्रेसी इन डेंजर का शब्द तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कह दिया था, जो बाद में देश के चीफ जस्टिस बन गए और अब वह भी पार्लियामेंट में है। कमाल की डेमोक्रेसी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।